Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। धन्यवाद, थैंक यू। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। PM Cares Fund allocates funds for installation of medical oxygen generation plants inside public health facilities in the country. Foreign portfolio investors pull out 7,622 crore rupees from domestic capital markets so far in April. And harvesting of Rabi crop on schedule in the country. 81.5% of wheat already harvested, says the government. पीएम केयर्स फंड ने चिकित्सक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर करने के लिए धन का आवंटन किया। घरेलू पूंजी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अब तक अप्रैल में 7,622 करोड़ रुपए की निकासी की और देश में रबी फसल की कटाई निर्धारित समय पर चल रही है। 81.5% गेहूं की कटाई की जा चुकी है, कहा सरकार ने। लेते हैं आज की पहली खबर। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 551 संयंत्र लगाने के लिए धन के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन संयंत्रों में प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाएगी। ये फैसला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप किया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन संयंत्र जिला स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देने के रूप में काम करेंगे। ये संयंत्र विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों में निर्धारित सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। We have our first caller online with us from UP. Ms. Rinki, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार। अब मैम को भी नमस्कार। नमस्कार जी। और जो इस पर सर या मैम कोई भी हो वो भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि म्यूचुअल फंड जो अभी ये बता रही थी ये होता क्या है, ये फंड है क्या? जी ओके सर। हाँ जी, बहुत ही बेसिक प्रश्न है इनका। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जी आप कमाते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं भविष्य के लिए और जो पैसा बचाते हैं उसको आप कहीं निवेश करते हैं ताकि वो पैसा बढ़ सके। सबसे सुरक्षित तरीका आप डिपॉजिट करते हैं। इसमें खास सोच विचार नहीं करना होता है। आप पड़ोस के बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप जाकर के आप ये डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निश्चित आमदनी मिलती है और निश्चित तौर पर सुरक्षित तरीके से आप वहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप अपने आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं, इकोनॉमी में आप भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं या कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं। इससे आपका रिटर्न बेहतर होता है, लेकिन थोड़ी जटिलता बढ़ती है।
आपको चुनाव करना होता है कि आप कहाँ लगाएं जिसमें कि आपका पैसा बढ़ेगा, कहाँ ना लगाएं जिससे जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। और इसके लिए म्यूचुअल, और ये इसमें से बहुत लोग सक्षम नहीं होते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड है। आप किसी को पैसा देते हैं जिसको ये जानकारी है और वो उसके आधार पे पैसा लगाता है और वो इस उम्मीद में, और आपको तेजी से डाइवर्सिफिकेशन मिल पाता है। रिस्क कम करने का एक सीधा तरीका ये होता है कि आप अपना सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। वो पैसा 5-10 जगह, 15 जगह, 20 जगह, 20 कंपनियों के शेयर में, 25 कंपनी, 50 कंपनी के शेयर में, जो कि 5,000 रुपए का अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा। आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ये तेजी से हो पाता है। तो म्यूचुअल फंड आपको इक्विटी में, शेयर्स में या बॉन्ड्स में निवेश करने का एक प्रोफेशनल तरीका, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको उपलब्ध कराता है और ये काफी सुविधाजनक तरीके से आप निवेश कर पाते हैं। और जो भी वहां पे नुकसान होता है या फायदा होता है उसके आप भागीदार होते हैं खर्चा काट के। ये म्यूचुअल फंड है। अगले कॉलर हैं विजय कुमार चेन्नई से। विजय जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। Good evening, anchors from the studio, and hello to Mr. Dhirendra. Good evening. Mr. Dhirendra, most of us are aware that currently a couple of mutual fund schemes are in the market with the NFO. So one particular scheme that I don't know if you can comment on this specifically because there is a principle or policy in the AIR. But can you broadly recommend the FANG Plus scheme of NYSE FANG Plus scheme? How do you rate it? And if you were to prioritize this, sorry, I could not get your question. No, if you can prioritize the current offers in the market, NFO, like the FANG, NYSE FANG Plus scheme is there, and one or two other schemes are there. Can you prioritize them 1, 2, 3 for investors to decide during the course of the week before they close on the 3rd of May? Yeah. Thank you. I really don't want to prioritize the NFO in general. The NFOs are, generally NFOs are avoidable. But this particular one, the Mirai Asset launching this FANG Plus, is a very unusual one, is a different one, and a promising one. And it is a volatile one. It could be a risky one, but at the same time, a very promising one. FANG, it was an expression coined by one of the, CNBC commentators, which was, Facebook, Alphabet, the parent company of Google, Netflix, and Google, and then it was then Apple was also added to it. So that for these 4 companies were actually the primary driver of the technology index or the Nasdaq index. Now 6 more companies added to another index, and this FANG Plus is an index created and by New York Stock Exchange, and it is made up of 10 stocks, equally weighted, and I find these companies to be extraordinarily promising, but at the same time they are extraordinarily expensive, and that is why they turn out to be extremely volatile. On the whiff of and it also includes the Tesla, a few other companies, Nvidia, which is so they're very unusual kind of companies which Indian investors don't have access to. In Indian stock market do not provide such investment avenues because we don't have such companies. So I find this fund to be very promising. But it will also be extremely volatile, and it is extremely concentrated. So, and I would say that the potential of these companies is, in the long run could also be very well. It is promising for the long term. So unless until you are thinking of a couple of years, don't consider investing in this. Otherwise, it will turn out to be a speculation. So that's it. It's a promising fund. जी, अगले कॉलर है SPS जैन ग्रेटर नोएडा से। मिस्टर जैन, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं मार्केट मंत्रा और धीरेन्द्र जी को नमस्कार। नमस्कार। अभी मार्केट काफी वॉलेटाइल हो रहा है और आगे भी अभी कितना कब स्टेबल होगा इसका कुछ पता नहीं है। तो कुछ मेरे म्यूचुअल फंड जो पिछले जुलाई अगस्त में लगाए थे उसमें रिटर्न ऑलरेडी 20% आ गया है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको रिडीम करके और गोल्ड के फंड्स में कुछ इन्वेस्ट किया जाए एज ए हेज? मैं आमतौर पर ऐसी सलाह देता नहीं हूँ, और अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि बाजार गिरना चाहिए क्योंकि इसका आधार नहीं है, अब दूसरा राउंड भी कोविड का जिसका कि असर दिख रहा है,
इसका आर्थिक असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हम लोग पिछले 6-8 महीने से सोच रहे हैं और इसके बावजूद बाजार बढ़ा है। तो अगर आप मुझे बहुत दिन के बाद आके कोसेंगे नहीं, तब आप जरूर ऐसा करना चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है, बाजार से काफी डर लगता है, क्योंकि बाजार में सब कुछ चिंताजनक है और तब भी बाजार बढ़ता जा रहा है। तो ये केवल आपके लिए चिंता बढ़ाता है, लेकिन हम पिछले 8 महीने से चिंतित हैं और बाजार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि कोई एसेट एलोकेशन का प्लान बनाइए। एक डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा आपका हमेशा फिक्स्ड इनकम में रहना चाहिए, और अगर वो फिक्स्ड इनकम पार कर गया है, अगर वो एलोकेशन पार कर गया है, तो जरूर रीबैलेंस कीजिए। लेकिन केवल इसलिए क्योंकि ये गेस करना बड़ा मुश्किल है, और आपको पता ही होगा कि पिछले साल मई मार्च में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद लोगों का पैसा निकालना उनके लिए कितना नुकसानदेह था। और उसके बाद दोबारा बाजार में अगर एक बार आपका उस तरह से आप बाजार से निकल जाते हैं और बाजार बढ़ जाता है, तो बाजार में दोबारा वापस आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बजाय कोई प्लान बनाइए और उसके तहत आप अपना पैसा निकालिए या लगाइए। धीरेन्द्र, एज अ थंब रूल, क्या गोल्ड में कोई परसेंटेज आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड होना चाहिए गोल्ड फंड्स में? गोल्ड के बारे में मेरी ये सोच है कि जो लोगों को लगता है कि गोल्ड में लगाने से पैसा आपका कभी डूबेगा नहीं, ये भी सच नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में गोल्ड अभी इसी साल में अगर आप देखें तो 5%, 1 जनवरी से अभी तक 2.25% सोने के दाम में गिरावट हुई है। पिछले 1 साल में भी 2% की गिरावट हुई है, इस भारी उतार चढ़ाव के बावजूद। पिछले 10 साल में अगर ये सालाना रिटर्न सोने का देखें तो 6.85% है, जो कि कोई खास नहीं है। और इस पूरी अवधि में पिछले 10 साल में कई बार बाजार सोने का दाम बढ़ा होगा, घटा होगा। मुझे लगता है सोना खरीदने का एक रीजन है जिसकी वजह से किसी के पोर्टफोलियो में जस्टिफाई करता है कि जब इक्विटी बाजार में और फिक्स्ड इनकम में दोनों में हाहाकार मचा होता है, तो सोना उस समय काफी मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये एक तरह से आपके लिए ओवरऑल मार्केट में जो आपका एक्सपोजर है, उसके लिए ये इंश्योरेंस जैसा काम करता है। तो इंश्योरेंस के तौर पे आप देखिए कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, 5%, 10% आपके पैसे का हो, लेकिन इसको रिटर्न के लिए नहीं, क्योंकि लंबे समय में मुझे उम्मीद नहीं है कि सोने से आपको रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। ये केवल इंश्योरेंस ही है। और पिछले 5-7 साल में या 15 साल में जिस तरह से सोने का फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे बाहरी उतार चढ़ाव देखा जाता है, जो कि दूसरे बाजारों की तरह है। Okay, Dhiren, mutual funds investing in international equities have gained popularity over the past few months, and during the last year's crash, these funds fared far better than the schemes investing in domestic equities. What is the importance of international equities in a portfolio? What portion of your portfolio should you allocate to these funds? And more importantly, is every international fund fund worth investing in? Yeah, one is that, they are, the reason why they have been able to, do better is that their characters are different. There are many international funds. One is that they give you a very different kind of option. I don't think all international funds are worth investing. One should be looking at international funds primarily as, something which adds to your portfolio which otherwise you don't have. Or it gets you a meaningful diversification. And definitely, any investment must have its investment merit. So it must qualify on the investment merit, which means it should be adding something. And then there is another thing, that it diversifies beyond our geography. We have our jobs here, we have our homes here, and we have our investments here. So something, so it actually turns out to be a far more meaningful diversification. So with that in mind, I think everybody should have. But investing in international fund, you should look at it as your equity allocation. You should look at it as your equity allocation for the long term. Don't consider it as a tactical small, for the brief period. That's one. The other is that, understand what it is. There are companies, which Indian investors don't have access to or did not have access to. When we talk of, mutual fund as a vehicle which provides convenience, I think it provides, these international funds provide you extreme convenience at a very nominal cost. Because if I have to invest in in these companies, in that portfolio, or say the Fang Plus, which we were talking about, one will have to convert my rupee into some and go and open a brokerage account with a foreign broker and invest. I can invest, every Indian can invest.
quite a sizable money. I think it's now increased to $75,000 per person per year, which is quite meaningful, or maybe more. I'm just recalling. I'm not very sure of this number, but maybe it has been revised further. So that's quite a sizable money which an investor can invest abroad. But then investing with ease, I think these mutual funds provide you. So everybody should have, and I think it can well be 15-20% of one's equity investment. आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां से रत्नाकर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि ELSS फंड यानी टैक्स सेविंग फंड में कौन से अच्छे फंड है, और उसमें SIP करना अच्छा है कि लमसम इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख का, तो उसमें कितना रिटर्न मिल सकता है? बहुत सारे टैक्स सेविंग फंड, बहुत ढेर सारे अच्छे टैक्स सेविंग फंड है, और मुझे कुछ गिनाना हो तो मैं आपके लिए गिनाता हूँ। लेकिन अगर आप इसको दो नजरिए से आप देख सकते हैं। आमतौर पे कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको SIP करना चाहिए, उस नजरिए से आपको इसमें आपको SIP करना चाहिए। लेकिन अगर आप अगले 25 साल तक टैक्स सेविंग फंड में लगाएंगे और निकालेंगे नहीं, तो और आप सालाना भी अगर निवेश करते हैं तो भी आपके लिए SIP ही है। क्योंकि SIP करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट एवरेज कर पाए, रोज रोज आपका उसमें ध्यान न जाए, और एक बार पैसा लगाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं। लेकिन लेकिन ELSS में ये खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि पैसा लगाने के बाद 3 साल तक आपको भूलना ही है, या आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपके लिए जो लाचारी है, ये अच्छी लाचारी है। और जब 3 साल तक आप नहीं निकाल पाते तो आमतौर पे ELSS में लोगों को फायदा होता है, क्योंकि जब कम समय में जब आप देखते हैं कि गिरावट आई है, तो उस समय काफी निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं और उनका नुकसान होता है। तो मेरी सलाह होगी कि SIP करिए, और कुछ अच्छे फंड गिराने हो तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, या DSP का टैक्स सेवर फंड, या कैनरा रोबेको का इक्विटी टैक्स सेवर, या मेराई एसेट का टैक्स सेवर, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। Samar from Kolkata joins us. Samar, we welcome you. Good evening, sir. Good evening. Please ask your question, Samar. That is actually I have invested SBI mutual fund. SBI Life I have invested about 4 to 5 lakh. Okay. So what is the prospect of it? That's what I wanted to know. SBI Life, the ULIP which you have invested in, you will have to look for that status. I don't track it very closely. And my general advice is that don't mix your insurance and investment, because your insurance required need is very strong, is very important, and it needs to be meticulously planned. And investment should be, chosen based on merit. Should I withdraw it? No, I would not like to give you a blanket advice that should you get out of it. First, go and look at your policy document. Most people actually don't even open the envelope of the policy document which they receive. Open it, but understand what is the surrender charges. Just find out, just find the benefit. धीरेन्द्र जी, नॉर्मली कई बार कहा जाता है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की तरह पैसा नहीं डालना चाहिए, क्या ये सच है? जी हाँ, मैं उनको यही कह रहा था कि इसको निवेश के तौर की तरह नहीं देखना चाहिए, और तुरंत अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालें, देखें कि अगर कितना दिन हो चुका है इनको अपना पॉलिसी की शुरुआत किए हुए, कितने दिन से ये जारी है, और इसमें इनको फायदा क्या मिलता है, इनको कितने रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, और अब उनके और निवेश का जो कितना पैसा इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये प्रीमियम देते हैं, उसका कितना पैसा इनके निवेश में कंट्रीब्यूट होता है, और उसका आज के दिन वैल्यू कितना है। क्योंकि एक तरह से ये म्यूचुअल फंड की तरह का निवेश और इंश्योरेंस का ये मिक्सचर है। और जब आप ये देखेंगे तो आप देखिए कि आपका क्या ये इंश्योरेंस की जरूरत पूरी करता है। अगर नहीं करता है तो इंश्योरेंस पहले एक दूसरी खरीदिए, उसके बाद इसको सरेंडर की सोचिए। फिर देखिए कि इसमें सरेंडर का जो टर्म्स है वो क्या है। कई बार 3 साल या 5 साल के बाद अगर आप अपना पॉलिसी अगर आप चला चुके हैं, उसके बाद आप निकालते हैं या सरेंडर करते हैं, तो इस पर हर्जाना बहुत कम लगता है। उसके पहले करते हैं तो काफी ज्यादा लगता है। Moving on, foreign portfolio investors have withdrawn a net 7,622 crore rupees from domestic capital markets so far in April. According to the depository's data, overseas investors pulled out 8,674 crore rupees from equities, but invested 1,052 crore rupees
in the debt segment, resulting into a total net withdrawal of 7,622 crore rupees between April 1 and 23. Foreign portfolio investors have been net sellers in the equity markets for the fifth consecutive week in a row. Earlier in the month, foreign portfolio investors invested 17,304 crore rupees in March, 23,663 crore rupees in February, and another 14,649 crore rupees in January. और अब गुड़गांव से भरत है हमारे साथ। भरत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। My question is regarding the tax treatment which will be meted out for this ICICI Prudential money market fund. I have to redeem about 5 lakhs. Yeah. The age of the fund's aging is between 1 to 2 years. Mm-hmm. And secondly, the name of this fund has been changed from money market fund to money market fund IDCW or something. Yeah. What is that? This is actually a nomenclature change suggested by the SEBI, because SEBI was of the understanding that the dividend is generally perceived as a well-performing fund sharing the profits of a fund. But there's a possibility in a mutual fund that when you invest your money, you can get your money back. It may not, the dividend, but what was being called as dividend, it might be just returning a part of your money. Just to clarify that, the nomenclature has been changed. And it can also have some implication in terms of, the tax treatment of dividend, and if it is not going to be dividend, then how the tax authorities are going to treat it. But as of today, the tax treatment of all the returns from debt fund is that they are taxed at, for investments of over 3 years, it is taxed at 20% after indexation. And if the investment is less than 3 years, then all the returns will be added to your income, and it will be taxed at at your marginal tax rate. Dhiren, the exchange-traded funds are a low-cost way to invest in a basket of stocks that track and index. Would you elaborate on it for the benefit of our listeners and tell us what is the best way to invest in them? Yeah. ETFs are generally ETFs available to Indian investors or elsewhere too. They are generally replicating an index. But the way you buy a mutual fund is that you choose a fund, give the money, and based on that day's NAV, you get the allotment. So there is just one price of a mutual fund on a given day. As compared to that, buying it, there is only a difference in the way you buy a debt, exchange traded fund. As the name suggests, it is quite explanatory that it is exchange traded. It is traded on exchange. A unit is created, a mutual fund is created, and it is actively traded on the market. And you can place the way you buy a share, you place the order for an ETF and you get it if somebody is a seller of that ETF. And the way we buy mutual fund, it is always at NAV. In case of ETF, it may not be necessarily at NAV. It could be little more or little less than the NAV because it is traded on the exchange. गाजियाबाद से गौरव है हमारे साथ काफी देर से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरा सवाल है सर, अगर कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है 10 लाख का, उसका प्रीमियम करीब 38-40 हज़ार 50 साल का, तो क्या अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए कोई डेट फंड में या कोई ऐसे फंड में डाल के जो रिटर्न देने पर जो उसका जो प्रीमियम है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करते जाए धीरे धीरे, तो क्या ये बेटर अप्रोच होगी या हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस कवर लेना अच्छा है? और दूसरा सवाल तो छोटा सा ये, इक्विटी आर्बिट्राज फंड लिक्विड फंड में से अभी शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा बेटर फंड रहेगा? थैंक यू। राजेश, कैन यू जी, वो कह रहे थे कि वो मेडिकल पॉलिसी में 10 लाख, अगर 10 लाख की मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो 40,000 एनुअल प्रीमियम होगा। एज एन ऑल्टरनेटिव क्या वो पैसा डेट फंड में अगर लगाएं तो क्या बेटर उनको रिटर्न्स मिलेंगे? क्या आप सजेस्ट करेंगे? इंश्योरेंस में जब इंश्योरेंस खरीदते हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं और अगर उसकी जरूरत पड़ जाती है तो इसमें मुनाफा, मतलब इसको मुनाफे के फायदे के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ा फायदा होता है।
पैसा आपने दिया बहुत कम और आपके परिवार को सुरक्षा मिली बहुत ज्यादा, अगर इसकी जरूरत पड़ गई। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको जरूरत नहीं पड़े तो ये खर्चा है, अगर इसकी जरूरत पड़ जाए तो इसको मुनाफे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। या आप अपने लिए या परिवार के लिए आप अपने प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं, सुरक्षा खरीद रहे हैं, और इसको निवेश से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि भविष्य में आप असक्षम होंगे तो उस प्रीमियम को पे करने में, अगर आप, और भारत में एक तो हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा वृद्ध लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, सरकार को ये उपलब्ध कराना चाहिए, या इंश्योरेंस कंपनियों को ये उपलब्ध कराना चाहिए, और सरकार IRDA को और सरकार को देखना चाहिए कि लोगों के लिए को ये उपलब्ध हो, और उसके लिए जरूर आपको उसका प्रावधान करना चाहिए। कुछ निवेश आपका ऐसा होना चाहिए जो कि भविष्य में आपके इंश्योरेंस की जरूरत होगी, इसके लिए आप निवेश कर रहे हैं। कुछ निवेश आप करते हैं जिससे कि आपको आमदनी मिलेगी, जिससे जो कि जब आपकी आमदनी बंद हो जाएगी तो उस आमदनी को सपोर्ट करने के लिए होगा। उसी तरह से एक आपके निवेश का भाग होना चाहिए जो कि आपको भविष्य में अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम देना हो उसके लिए हो, और उसका इंतजाम आपको करना चाहिए। इसको निवेश से इसकी तुलना नहीं कर सकते। और वो लिक्विड फंड्स के बारे में भी जानना चाहते थे, कौन से अच्छे हैं? लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड, हाँ, पिछले दिनों इनमें बारे इनके रिटर्न में कमी आई है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अब रिटर्न काफी स्टेबलाइज कर गया है। हाँ, लिक्विड फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जो पिछले 2 साल 1 साल में मिलता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में या छोटे टर्म के जो डिपॉजिट्स है, उससे बेहतर रिटर्न निश्चित तौर पे आपको मिल पाएगा। और इनका जो खास फायदा है कि आप कभी भी पैसा लगाइए और बड़ी रकम लगाइए, और आपका पैसा अगर को खर्च करने का आप इंतजार कर रहे हैं तो इसमें जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आने भविष्य में 5 से 6.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेते हैं अगली खबर। सरकार ने कहा है कि देश में रबी फसल की कटाई के दौरान 81.55% गेहूं की कटाई की जा चुकी है। राज्यों में भी कटाई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश 96, उत्तर प्रदेश में 80, हरियाणा में 65 और पंजाब में 60% फसल की कटाई हो चुकी है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में फसल कटाई का काम चरम पर है और ये इसी महीने पूरा हो जाने की आशा है। एक आपसे जो हमने इससे पहले स्टोरी पढ़ी उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। एफपीआई ने जो पैसा निकालना शुरू किया है पिछले 5 हफ्तों से भारतीय बाजार से, आपको लगता है कि ये अब एक ट्रेंड रिवर्सल है? पिछले हमने 1 साल उनका जो लगातार उन्होंने निवेश किया था उसके बाद? जी हाँ, नहीं, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, पर मुझे लगता है ये काफी एक रिएक्टिव ये रिस्पॉन्स है, क्योंकि भारत में जो खबर आ रही है कि जो सेकेंड राउंड कोविड का है ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि भारत सबसे आगे था। जो रिकवरी की जो खबरें आ रही थी, हमारा जीएसटी का नंबर बढ़ने लग गया था, जीएसटी के नंबर हमारे अच्छे आ रहे थे। हमें लग रहा था सारी खबरों से कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी रफ्तार से पटरी पे आ रही है, और ये उस नजरिए से ये अभी ये जो कोविड का जो ये सेकेंड वेव है ये काफी बड़ा स्पीड ब्रेकर है, और इसको नजर में रखते हुए मुझे लगता है, और उस वजह से वो जो हम इकोनॉमिक रिवाइवल देख रहे थे या उसकी उम्मीद देख रहे थे, उस वजह से निवेशकों को बड़ी कम चिंता थी। वो मुझे लगता है कि एक बड़ा ऑप्टिमिज्म आ गया था भारतीय बाजार में, और वहां पे थोड़ा हम रिवर्सल देख रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे स्टेबिलिटी या कोई बदलाव आता है तो फिर ये दोबारा से रिवर्स होगा, क्योंकि लेकिन ये देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल साल भर का नहीं, बल्कि ये इस खबर की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका। Thank you, Dhiren, for being with us. And before we end, the headlines once again. PM CARES Fund allocates funds for installation of medical oxygen generation plants inside public health facilities in the country. Foreign portfolio investors pull out 7,622 crore rupees from domestic capital markets so far in April, and harvesting of Rabi crop on schedule in the country. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.